जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा एसएससी जीडी का फुल मॉक टेस्ट देखेंगे स्वर्णिम क्वेश्चंस का, जिस मॉक टेस्ट को अगर आप लगा लेते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा उनको अगर आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो मैं कहूंगा तैयारी में आपकी चार चांद लग जाएंगे। एग्जाम हॉल में साथियों कोई आपका सानी नहीं होगा, कोई आपको पछाड़ नहीं सकता। और एग्जामिनर साथियों जहां से चाहे सवाल दे दे, मैं कहूंगा अगर आप इस एकमात्र क्लास को ले लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। आप एक लंबी रेस के घोड़े हो जाएंगे, शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन के आप नजदीक पहुंच जाएंगे। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर सबसे पहले हम लोग हिंदी को देखेंगे, उसके बाद साथियों जीएस को देखेंगे और उसके बाद साथियों रीजनिंग को देखेंगे और मैथ को देखेंगे। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं कि इस 39,000 सीटों में से एक सीट आपको चाहिए ही चाहिए, देखिए एक होता है भाई सिलेक्शन मुझे लेना चाहिए और एक होता है मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है किसी भी हालत में, साम दाम दंड व भेद किसी भी तरीके से, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर साथियों आपने थोड़ी सी कसर छोड़ी कि भाई हो जाए तो अच्छी बात है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन छीनना सीखिए, लेना सीखिए साथियों, अपना हक, ये तो आपका हक है, आप मेहनत कर रहे हो साथियों, आपका सिलेक्शन होगा। चलिए तो साथियों सबसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चंस को हम देखते हैं और देखते हैं कि आपका इन 20 क्वेश्चंस में से स्कोर साथियों कितना रहता। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सुषमा कैसे लिखा जाता है? मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। पल्ला पकड़ने का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। कहते ना भाई कि भाई जब आपका पल्ला पकड़ लिया तो काम तो मेरा बन ही जाएगा। पल्ला पकड़ने का मतलब होता है साथियों सहारा लेना। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए खाली जगह आ गई है कि सादा जीवन उच्च विचार ही जीवन ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए, या सादा जीवन निम्न विचार। देखिए निम्न विचार नहीं होना चाहिए, विचित्र विचार नहीं होना चाहिए, सरल विचार नहीं होना चाहिए। यहां पर ये जो कहावत आपकी पूरी होगी वो उच्च से पूरी होगी, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें साथियों, डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो वहां पर आपको साथियों एक एसएससी जीडी का लिंक मिलेगा, यानी कि एसएससी जीडी पीडीएफ का लिंक आपको साथियों मिलेगा वहां पर डिस्क्रिप्शन में। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप आ जाएगा, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा और उस क्यूआर कोड पर आपको 45 रुपए का पेमेंट करना है। इस 45 रुपए को देकर आपको पता क्या मिलेगा? देखिए जो फरवरी 2024 की जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें साथियों जो लगभग अगर बात करें 20 से ज्यादा वैसे शिफ्ट थी, लेकिन आपका 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन साथियों तैयार हो चुका है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं मैथ के रीजनिंग के, तो पूरी मैथ रीजनिंग यहीं से आपको मिलेगी और बहुत अच्छे से साथियों सॉल्यूशन को तैयार किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, तो इस पीडीएफ को लीजिएगा। उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अब तक की करंट अफेयर भी आपको दी जा रही सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में। तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा, इसमें से साथियों 65 से 70% तक आपका पेपर साथियों फंस सकता है। उसके बाद देखिए सार्थक क्या लिखा हुआ है साथियों, एक सार्थक शब्द का आपको चयन करना है। जो स्त्री विद्वान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है विजित। तो विजित का मतलब क्या होता है साथियों? जिसे जीत लिया गया हो। क्या साथियों? जिसे जीत लिया गया हो, जिसे जीत लिया गया हो के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो आप साथियों क्या बताना है? आपको बताना है विजित कहते हैं। जब हम साथियों यहां पर विज्ञ की बात करते हैं, जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। क्या साथियों? जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको कहा जाता है विज्ञ। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जब हम विधुर की बात करते हैं साथियों, देखिए एक होता है शब्द विधवा जिसका पति मर जाता है, और एक शब्द होता है साथियों क्या? विधुर, यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी हो। क्या साथियों? जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, उसको कहा जाएगा विधुर। तो कुल मिला के जो स्त्री विद्वान हो उसको क्या कहा जाएगा? विदुषी कहा जाएगा। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी या खरीदे या खरीदा, कौन सा यहां पर शब्द आएगा? तो मैं कहूंगा मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो शब्द है ये आपका बिल्कुल सही तरीके से साथियों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रही निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए। यानी कि क्या निष्पक्ष ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे या ऐसे लिखा जाता है? तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए क्वेश्चंस को आपको देखना है और झट से 1 नैनो सेकंड में आंसर आपको बताना है। कम से कम आप हिंदी के सेक्शन में अपनी इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए हिंदी के सेक्शन में
तो यहां पर बात करें भीगी बिल्ली बनना इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा सहम जाना इस मुहावरे का मतलब होता है। उसके बाद देखिए साथियों, पोषक का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर दुर्बल का विलोम आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताते, आप बताते सबल, यानी कि दुर्बल का विलोम हो जाएगा सबल। अगर तीक्ष्ण का विलोम आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताते, आप बताते साथियों पुष्ट। क्या बताते साथियों, पुष्ट बताते। लेकिन अगर आपसे यहां पर जो पूछा गया है वो पोषक का विलोम पूछा गया तो मैं कहूंगा पोषक का विलोम शोषक होता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। भाड़ झोंकना इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, ढील देना नहीं, थक जाना नहीं, व्यर्थ समय खोना। देखिए समय की अगर बात करें, अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी 2025 की, मैं कहूंगा अपने समय की कदर कीजिए, एक एक घंटे की कदर कीजिए। ये ना कहिए कि मैं चला जाता हूं, ठीक है ना, वहां मैं चला जाता हूं 1 घंटा लगेगा, नहीं। बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट करना होता है, बहुत सारी चीजों को त्यागना होता है और वो सारा समय अपना पढ़ाई में झोंकना होता है, मैं कहूंगा। तब जाके साथियों सिलेक्शन होता है, तब जाके आप सोना बनते हो। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें भाड़ झोंकने का मतलब व्यर्थ समय खोना होता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सही वर्तनी की अगर बात करें, शुद्ध वर्तनी की बात करें तो दुष्कर कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है। अब यहां पर आपको विलोम बताना है, किस शब्द का विलोम बताना है। आदान का विलोम क्या होता है मुझे बताइए, तो मैं कहूंगा आदान का विलोम क्या होता है, प्रदान होता है। और प्रदान का विलोम क्या होता है साथियों, आदान होता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर कि दिन से ऋतु में ठंडक है, यानी कि खाली जगह आपको जो दी गई है ना, वो आपको बताने कौन सा शब्द आएगा। दिन में मौसम में ठंडक है, दिन में शीत में ठंडक नहीं साथियों, जलवायु में ठंडक है नहीं, यहां पर खाली जगह में आपको ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द आना चाहिए और ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि इस लोक से संबंधित, इसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर यहां पर होता कि जो इस लोक में एक तरीके से संभव ना हो, क्या जो इस लोक से संभव ना हो उसको अलौकिक कहा जाता है, जो इस लोक से संबंधित नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इस लोक से जो संबंधित होता है उसको लौकिक कहा जाता है। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको बताने साथियों कि बिजली का समानार्थी क्या हो सकता है। क्या बिजली के समानार्थी के साथियों यहां पर बात की गई तो मैं कह सकता हूं कि बिजली को साथियों बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बिजली की अगर बात करते हैं साथियों, दामिनी भी कहा जाता है, बिजली को तड़ित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिजली को दामिनी भी कहा जाता है, बिजली को तड़ित भी कहा जाता है, बिजली को चंचला भी कहा जाता है, बिजली को चपला भी कहा जाता है। तो मैं कहूंगा यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि आकाश का साथियों समानार्थी शब्द क्या होगा मुझे बताइए। तो आकाश की अगर बात करें, आकाश को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप लोग ध्यान रखेंगे व्योम किसको कहा जाता है, आकाश को। अनंत की अगर बात करें कि अनंत किसे कहा जाता है साथियों, आकाश को। और आकाश को तो आसमान भी कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके अलावा साथियों आकाश की जब हम बात करते हैं तो आकाश को नभ भी कहते हैं और आकाश को गगन भी कहते हैं। तो इतने आपसे पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। और आकाश को अंबर भी कहा जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब ये सवाल देखिए साथियों, ये 2 सवाल होंगे इस टाइप के और ये एसएससी जीडी के एग्जाम में साथियों आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि पूछे जा चुके ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, इसको आपको चुनना है। कि कोई किसी को सिखाता नहीं है, सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। देखिए ऐसी नहीं होना चाहिए, यहां पर ऐसा होना चाहिए। पूरा वाक्य आपका होगा, कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसा उच्चारण करो। तो मैं कहूंगा 3 वाले में दिक्कत है, तो 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी वैसा ही सवाल है साथियों। यहां पर अगर बात करें 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, तो ये तो साथियों मुझे ये भी सही लगा, ये भी सही लगा, ये भी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं कहूंगा साथियों, ठीक है ना, कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो यहां पर हेतु की जगह पर आपको बताने कौन सा शब्द आएगा। भाइयों के झगड़े का लक्ष्य क्या हो सकता है, भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, या उद्देश्य आएगा या प्रयोजन आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर हेतु नहीं, हेतु की अगर बात करें तो साथियों कारण आना चाहिए। और कारण कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए, परीक्षा की
तरीका बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, परीक्षा की उपाय या साथियों ढांचा? तो मैं कहूंगा परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जो पुरुष लोही की तरह बलिष्ठ हो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों लौह पुरुष कहा जाएगा, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ होता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित, यानी कि कौन से अनुच्छेद में राज्यों के गठन की बात की गई है, सीमाओं के फेरबदल की बात की गई? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 3 में ये सारी बातें कही गई हैं, क्योंकि अनुच्छेद 1 की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसमें किसका जिक्र किया गया है? साथियों संघ का नाम, क्या संघ के नाम के बारे में और साथियों राज्य क्षेत्र के बारे में यहां पर बतलाया गया है, ठीक है ना। जब हम अनुच्छेद 2 की बात करते हैं साथियों, तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हो? देखिए जो भी संसद है यानी कि विधि के द्वारा जो भी संघ में जो नए राज्यों की एंट्री होगी या नए राज्यों का प्रवेश होगा या नए राज्यों की स्थापना होगी, इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 10 की बात करें तो ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है ना, यानी कि नागरिकता के अधिकारों जो बने रहते ना उसका जिक्र अनुच्छेद 10 में किया गया और बचा अनुच्छेद 3। तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 3 में राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल से संबंधित बातें हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो मैं कहूंगा जो एक तरीके से बात करें साथियों राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति की जब हम बात करें साथियों तो द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर होना चाहिए था। द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय सुरक्षा बल के कमांडर हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आपको यह बताना होगा कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या सही बात है। देखिए वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, बिल्कुल सही। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते, मैं कहूंगा गलत। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सत्य नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर भारत के राष्ट्रीय पक्षी की जब हम बात करते हैं, क्या अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आपको साथियों मोर बताना है, ठीक है ना। लेकिन भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद आपका आंसर होना चाहिए, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। तो 24 जनवरी 1950 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका ऑप्शन नंबर ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है, बताइए। तो जो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली है ना, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, यही भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपसे साथियों पूछा जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी की जब हम बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। उसके बाद देखिए कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो मैं कह सकता हूं जो पनामा नहर है ना, पनामा नहर, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ सकती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ। चलिए अच्छा, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि स्वेज नहर, आपने सुना होगा नाम। स्वेज नहर की जब हम बात करते हैं तो ये किसको किसको साथियों जोड़ती है? स्वेज नहर साथियों लाल सागर को, क्या अगर बात करते हैं यहां पर लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्या भूमध्य सागर से जोड़ती है साथियों लाल सागर को। और उसके अलावा आपसे पूछा जाता है साथियों क्या कि स्वेज नहर कहां पर है? तो मैं कहूंगा मिस्र में है। क्या मिस्र में है। और पनामा नहर कहां पर? एक जगह है जिसका नाम है साथियों पनामा, ये वहां पर है, ठीक है ना। उसके अलावा एक और चीज बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कील नहर कहां पर है, तो कील नहर कहां पर है? ये साथियों जर्मन में है, ठीक है ना, ये जर्मनी में है। लेकिन ये किसको किसको एक तरीके से साथियों किसके किसके बीच है, किसको किसको जोड़ती है? तो मैं कह सकता हूं साथियों उत्तरी सागर को, क्या उत्तरी सागर से साथियों बाल्टिक सागर को, उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को साथियों कील नहर जोड़ती है और ये जर्मनी में है, ठीक है ना। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और ये मिस्र में है। तो इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप सभी लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर है? तो मैं कहूंगा कि जो सिकंदरिया है ना, सिकंदरिया, ये शहर नील नदी के तट पर है, आपको मालूम होना चाहिए। और सिकंदरिया आखिर कहां पर है? तो ये साथियों मिस्र में है। ये कहां पर है? ये शहर मिस्र में है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, बगदाद जो कि इराक में है। बगदाद कहां पर है? बगदाद इराक देश में है। और बगदाद कौन से नदी के किनारे पर है? तो मैं कहूंगा साथियों ये टिग्रिस नदी के किनारे पर है। कहां पर साथियों? टिग्रिस नदी के किनारे पर है। और लंदन की अगर बात करते हैं साथियों, ये टेम्स नदी के किनारे पर है। कहां पर साथियों? टेम्स नदी के किनारे पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुडापेस्ट कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये साथियों डेन्यूब नदी के किनारे पर है। कहां पर है? डेन्यूब नदी के किनारे पर है। उसके बाद देखिए, माले किस देश की राजधानी है, मुझे बताइए। यानी कि जब हम बात करते हैं मां से माले, तो ये मालदीव की राजधानी हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि जो आपका मॉरिशस है ना, मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो मॉरिशस की राजधानी आप लोग ध्यान रखेंगे पोर्ट लुइस है। क्या है मॉरिशस की राजधानी? पोर्ट लुइस है। उसके अलावा लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं तो साथियों कवरत्ती है, ये भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। मलेशिया की अगर साथियों हम बात करें तो साथियों कुआलालंपुर है। मैं आपको बता देता हूं कुआलालंपुर है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं साथियों, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो अभी तो साथियों आपके 40 क्वेश्चन के बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे और मैथ के क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखकर जाइएगा। कहने के मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है, मुझे बताइए। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक तो जयदेव हैं। कौन है साथियों? जयदेव हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रति मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है, कौन साथियों? रति मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयदेव रति मंजरी पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है ना। अगर कबीर की बात करें साथियों, बीजक आपको मालूम होना चाहिए कबीर दास की ही है। और तुलसीदास की बात करें तो बहुत सारी, जिसके रामचरितमानस हो गया, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब तुलसीदास की हैं, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कह रहे कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साथियों गलत के बारे में आपको बताने कौन सा कथन गलत है। कह रहे कि उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर भी कहा जाता था, और आलमगीर भी कहा जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई के द्वारा लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया, बिल्कुल उसको हराया, दारा शिकोह को, और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। साथियों मैं कहूंगा ये वाला गलत लग रहा है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, बिल्कुल साथियों। तो मैं कहूंगा ये भी सही। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। गलत है तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया, मुझे बताइए। तो किसकी मृत्यु हुई थी साथियों? अकबर की मृत्यु हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी, बताइए। तो इनको साथियों फांसी काकोरी ट्रेन डकैती की वजह से दी गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में गोयम विनामूल्य विज ये वजन योजना जो शुरू हुई है, किस राज्य में शुरू हुई है साथियों? गोवा में शुरू हुई है। यानी कि ये योजना कहाँ की है? ये योजना गोवा की है। उसके बाद देखिए, हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर चंद्रलाल दास के साथ जाएगा, क्योंकि किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है? तो चंद्रलाल दास ने संभाला है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो मैं कहूंगा 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि श्रीराम कैपिटल को एआरसी लॉन्च करने के लिए किसकी मंजूरी मिली है? तो आरबीआई की मंजूरी मिली है। आंसर आपका ए के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर साथियों किसको बनाया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों महेंद्र सिंह धोनी की जब हम बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र धोनी को बनाया गया है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। तो कहां पर साथियों मनाया जाएगा? हरिद्वार में मनाया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो यहाँ पर साथियों आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मधुमक्खियों का संबंध अगर भिनभिनाने से, जैसे कि मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, तो आपको बताने कि मुर्गियां क्या करती हैं, गरजती हैं, यानी कि गर्जना करती हैं, किकियाना या कुटकुटाना या साथियों चहचहाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों कुटकुटाना होगी। जिसके मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं वैसी मुर्गियां कुटकुटाती हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों इस सवाल की जब हम बात करें तो इस सवाल को देखिए अच्छे तरीके से और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें तो कैसे क्या है, जैसे कि मान लीजिए इस आकृति से ये आकृति बनी है और फिर इससे ये बन गया है, तो इससे साथियों यहां पर का जो बनेगा वो यहां पर कौन सी आकृति आएगी, ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली। आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखें ना, जो दूसरी वाली आकृति है वो यहां पर पहली वाली है, यानी कि पहले ये वाली आकृति यहां रख दी, सेम ये वाली आकृति यहां रख दी, सॉरी ये वाली आकृति साथियों यहां रख दी और ये वाली आकृति यहां रख दी। अब बची ये वाली आकृति तो इसको उल्टा करके यहां रख दिया। अब ऐसे ही इससे ये बनेगी, यानी कि ये वाली आकृति जो है ना ये यहां रख दी, ये वाली आकृति यहां रख दी और ये वाली आकृति उल्टी कर दी गई है, ठीक है ना, उल्टी कर दी गई है, तो ये वाली आकृति यहां पर उल्टी हो जाएगी। तो अब अगर साथियों बात करें अब यहां पर क्या होगा, देखिए अब ये वाली आकृति जो है ना, ये वाली आकृति ये यहां पर रखी जाएगी और ऐसे कहां पर रखी हुई है, एक तो मैं कहूंगा साथियों इसमें रखी है, इसमें रखी है, इसमें रखी है, लेकिन इसमें नहीं रखी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें ये सारी ये वाली आकृति जो आपकी आ जाएगी ये उल्टी ही आएगी, यानी कि ये ऐसे उल्टी कहां रखी है, यहां पर रखी है, ये वाली रखी है और एक तरीके से ये वाली रखी है, ठीक है, और ये वाली आकृति है। तो मैं कहूंगा साथियों कि कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फोटो ही साथियों ऐसे ही आई थी। उसके बाद देखिए खैर अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि LEMON को ELMNO लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आपको बताने कि CLUSTER को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें कि जो यहां पर लेटर है ना साथियों वही लेटर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। बस हुआ क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि जो सबसे पहले आता है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, E, तो ये यहां पर E लिख दिया गया। उसके बाद क्या आता है साथियों, L आता है, तो यहां पर L लिख दिया गया, फिर M, फिर N, फिर O, यानी कि आरोही क्रम में लिखा गया। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, मैं कहूंगा C आता है, तो C कहां पर लिखा है, एक तो यहां पर और एक यहां पर। उसके बाद क्या आता है, E आता है, बिल्कुल, तो ये यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि ये जो आकृति आपको दिख रही है ये वाली, ये आपको बताना है साथियों इस A वाली में है, B वाली में है, C वाली में है या साथियों D वाली में है। देखिए और बताइए कि आपका आंसर साथियों यहां पर क्या हो सकता है। देखिए और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग देखें कि ये आकृति यहां पर साथियों नहीं दिख रही है, ठीक है, यहां नहीं दिख रही है, यहां तो नहीं दिख रही। यहां पर अगर बात करें तो एक तो देखिए अगर बात करते हैं साथियों ये चीज ये एक तो ये चीज ऐसे आ गई, ठीक, और ये चीज साथियों ऐसे पूरी करके ये आ गई, ठीक, ये यहां पर आ गई, ठीक है, और एक ये यहां पर से भी आई है और ये यहां पर और ये ऐसे हो जाएगी। तो मैं कहूंगा यहां पर साथियों बन सकती है, ये वाली आकृति बन सकती है, तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए N खाली जगह, K खाली जगह, TNO के खाली जगह, T और फिर 2 बार खाली जगह है। आपको बताने के अब इन खाली जगह में साथियों कौन कौन से यहाँ पर लेटर आएंगे। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। फिर से देख लेते साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 लेटर हो गए यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर साथियों 3 खाली जगह है, ठीक है, तो ये 15 लेटर हो गए। 15 लेटर हो गए तो मैं कहूँगा 5 5 का अगर पेयर बना के देखें, यानी कि 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया और 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप देख रहे हैं सबसे अंत में T आ रहा है, तो T यहां पर है, T यहां पर, उससे पहले D आ रहा है, तो D साथियों यहां पर बन जाएगा, D आपका यहां पर बन जाएगा। अब आपको मिल चुका है NOK DT, तो यहां पर NOK आ गया और NOK आ गया और DT आ गया। तो अब आप देखना है कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है। आपने O लिखा है, आपने D लिखा है, उसके बाद आपने फिर से D लिखा हुआ है, फिर आपने O लिखा है, N लिखा है, O लिखा है, फिर आपने K लिखा है। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कहूँगा ऐसा ऑप्शन नंबर D में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में DIC
TIONARY को 20 लिखा जाता है, उसी प्रकार MOBILITY को 16 लिखा जाता है। तो आपको बताने के TERMINATION को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि इसमें कितने नंबर हैं कुल मिला के, देखिए जरा काउंट करिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 लेटर है, 10 को 20 लिखा गया है, तो मैं कहूँगा डबल किया गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 लेटर हैं, 8 को डबल किया गया भाई, तो 2 आया है 16। उसके बाद इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पर 11 आ गया, तो मैं कहूँगा 11 का डबल क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 कहाँ पर लिखा हुआ है, 22 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे के 64 को जैसे मतलब 4 से जैसे 64 बना है, तो आपको बताना है साथियों यहाँ पर 6 से कौन सा यहाँ पर बन सकता है, और उसी प्रकार यहाँ पर जो बना है वो 5 से बना है साथियों 100। तो अब आपको ये देखना है कि 4 से 64 कैसे यहाँ पर बनाया जा सकता है और 5 से 100 कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर साथियों बात करें कि अगर हम इसका साथियों स्क्वायर कर दें, इस 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 25 हो जाएगा। 25 की गुणा साथियों अगर हम 4 से कर दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 की गुणा 4 से कर दे तो 64 मिल जाएगा। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 36 की गुणा 4 से कर दे तो कितना आ जाएगा साथियों, ठीक है 144 आ जाएगा। तो 144 के ऑप्शन में है, मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है साथियों आपसे, कह रहे हैं कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में RAJU को WFOZ लिखा जाता है, SITA को XNYF लिखा जाता है, तो आपको बताने के MONU को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, J 10 पर होता है, U 21 पर होता है, उसी प्रकार W 23 पर होता है, F 6 पर होता है, O 15 पर होता है, Z 26 पर होता है। देखिए ये 18 से 23 हुआ यानी कि 5 बड़ा है, 1 से 6 हुआ है यानी कि 5 बड़ा है, 10 से 15 हुआ 5 बड़ा है, और 21 से 26 हुआ है 5 बड़ा है। यहाँ पर 19 से 23 हुआ है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर अगर बात करें साथियों यहाँ पर 24 हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 बढ़े, तो मैं कहूँगा इसमें भी 5 ही बढ़ेगा। तो जब हम साथियों M 13 पर होता है 5 बढ़ाएंगे 18 आ जाएगा, यानी कि R आ जाएगा, और R केवल सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके अलावा O 15 पर होता है, T 20 पर होता है, N 14 पर होता है, S 19 पर होता है, U 21 पर होता है, और साथियों 26 पर फिर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो RTSZ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए सवाल को और बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहने हैं कि निम्न वेन आरेख में त्रिभुज लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि ये जो त्रिभुज है ना साथियों, ये लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, ये लंबे व्यक्तियों को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहने हैं कि वृत्त काली आंखों वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है। वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त साथियों काली आंखों वाले, क्या काली आंखों वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। कहने के आयत भूरे बालों वाले व्यक्तियों को दर्शा रहा है। आयत की बात करें तो भूरा लिख देते हैं साथियों, भूरा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वर्ग लड़कों को निरूपण करता है, यानी कि वर्ग की अगर बात करें तो लड़कों को दर्शा रहा है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन लंबे और काली आंखों वाले लड़कों का निरूपण करता है जिनके बाल भूरे हैं। तो उन देखिए उन लंबे और काली आंखों वाले कौन होंगे, लंबे कहाँ गए, लंबे तो साथियों ये हो गए, यानी कि लंबे ये हो गए, तो यहाँ से आंसर आपको मिलेगा, ढूंढेंगे आप यहाँ से, ठीक है। और लंबे होना चाहिए और भूरे भी होना चाहिए, ठीक है। तो भूरे आपके क्या हो गए, यानी कि आंसर अब आपको साथियों यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आंसर, ठीक है। इतने बीचे से आंसर आपको मिलेगा, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि लड़का भी होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पर साथियों हम बात करते हैं क्या कि वो साथियों इसके अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। लड़का भी होना चाहिए, यानी कि इस वाले वर्ग के अंतर्गत भी होना चाहिए, ठीक है। जिनके बाल भूरे हैं, ठीक है, जिनके बाल भूरे हैं, तो जिनके बाल भूरे हैं, तो ऐसा तो साथियों हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, जो लड़का भी है, जो काली आंखों वाला भी है, जो भूरी आंखों वाला भी है, और जो व्यक्ति लंबा भी है, ठीक है ना। चलिए तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है,
5 सहेलियां भूमिका, राशि, श्वेता, विभा और अरुणिमा ये पूर्व की दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठी हैं। यानी कि साथियों एक पंक्ति है, हम बना लेते हैं और यहाँ पर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 ये 5 हो गए। और इन सभी का मुख किस तरफ है साथियों, पूर्व की तरफ है। ये कहा जा रहा है किस तरफ है साथियों, पूर्व की दिशा की ओर है, ये लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर कह रहे कि भूमिका जो है ना, भूमिका ये विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। तो भूमिका तो बीच में है, लेकिन अब ये नहीं पता श्वेता ऊपर होंगी या श्वेता ऊपर होंगी या विभा ऊपर होंगी, तो इसलिए इसको स्किप कर दो। उसके बाद कह रहे कि राशि जो है ना, राशि ये श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो अगर श्वेता को कहीं पर भी बैठाल दो साथियों, क्या मान लीजिए श्वेता की अगर बात करें, श्वेता को हमने साथियों यहां पर बैठाल दिया और कहा जा रहा है साथियों कि श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि यहां पर राशि आ जाएंगे, श्वेता के बाईं और दूसरे स्थान पर राशि आ गई। ठीक है, अब इसको जरा पढ़िए। कह रहे कि भूमिका जो है ना, भूमिका ये विभा और श्वेता के बीच में है। यानी कि साथियों अगर बात करें श्वेता, तो हम एक ऐसा करेंगे, एक यहां पर हम बनाएंगे और इस ऊपर वाले को साथियों कट कर देंगे, क्योंकि यहां पर हमें जरूरत ये पड़ गई है कि श्वेता और लिखा हुआ है श्वेता और विभा के बीच, तो साथियों विभा यहीं पर ही तो आएगी। विभा कोई यहां पर तो बनेगी नहीं, श्वेता और विभा, तो श्वेता और विभा के बीच में कहा गया है कि राशि है, तो साथियों ठीक है, सॉरी श्वेता और विभा के बीच में भूमिका है, तो यहां पर भूमिका आ जाएंगी। अब बचा कौन साथियों, 5 लोग थे ना, 4 लोग हो चुके हैं, 1 लोग बचा है, अरुणिमा बची हैं, तो अरुणिमा साथियों यहां पर आ जाएंगी। तो मैं कहूंगा कि दक्षिण छोर पर कौन सी लड़की बैठी है साथियों, विभा बैठी है, तो विभा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि कथन में कहा गया है कि सभी एंजाइम विटामिन है, तो जो जो साथियों कहा जाए वो आप करते जाइए। मान लीजिए ये क्या हो गए, ये साथियों एंजाइम हो गए। ठीक है, तो जितने भी एंजाइम है साथियों सभी एंजाइम विटामिन है, तो ये सभी एंजाइम क्या हो गए, सभी एंजाइम विटामिन हो गए। इतनी बात क्लियर है, कहिए बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या कहा गया है कि सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी कि सभी के सभी विटामिन क्या हो जाएंगे, सभी के सभी साथियों विटामिन आपके कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद कह रहे अब निष्कर्ष पढ़िए साथियों, कह रहे सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट हैं। ये जो एंजाइम है ना, एंजाइम कह रहे सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल साथियों सभी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट नहीं है। पहली बात तो यहां पर नेगेटिव हो गया है ये, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव में आना चाहिए। ये नेगेटिव में आ गया तो ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कहेंगे साथियों केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो अब यहां पर साथियों आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के हम लोग क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बताइए कि आंसर आपका क्या होगा। करके 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है, यानी कि 5 सब्जेक्ट अगर मान लेते हैं, 5 प्राप्तांकों में अमित का औसत जो है ना वो 72 है। अगर मैं पूछूं कि 5 प्राप्तांकों का कुल योग कितना होगा, तो 72 की गुणा 5 से करना होगी, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 पंजे 35 और एक आपका 36 हो गया। यानी कि 5 विषयों में जो कुल मिला के योगफल है वो 360 है। उसके बाद कहने कि यदि इन विषयों में से 3 विषयों का प्राप्तांक, यानी कि 5 विषयों में से 3 विषयों की बात करें तो 3 विषयों के प्राप्तांकों का औसत 70 है, तो मैं कहूंगा 3 विषयों का योगफल कितना होगा, 7 21 यानी कि 210 हो जाएगा। तो 5 विषयों का कुल प्राप्तांक 360 है, 3 विषयों का कुल प्राप्तांक 210 है। कह रहे शेष विषय 2 विषय हैं, तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या होगा। बचे कितने विषय हैं, 2 विषय बचे हैं। अब इनको इसमें से इसको घटा दो, यानी कि 5 विषयों में से 3 विषयों के घट जाएंगे, बचेंगे 2 विषयों के शेषफल। तो 360 में से साथियों 210 को आप घटा दीजिए, 0 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 150 हो गया। तो इनका अगर औसत ज्ञात करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो 75 साथियों कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन 6 दिन 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपए प्राप्त होते हैं। तो बी को इनमें से कितनी राशि मिलेगी। देखिए 3 लोग हैं, कहा गया है ए है, बी है और सी है। यानी कि कहने का मतलब साथियों ये है कि ए अगर किसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है तो बी उसको 6 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो कहने के यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपए प्राप्त होते। तो बताइए बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए यहां पर यह आपने लिख लिया कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, सी इतने दिन में करता है। हम अगर साथियों यहां पर एक नंबर लें, हर बार की तरह एक नंबर लेंगे जो कि तीनों पहाड़ों में आ जाए, यानी कि तीनों नंबर से कट जाए, इसको आप एलसीएम भी निकाल सकते
सकते हो, जब एलसीएम 5 6 8 के निकालोगे तो 120 निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से अगर 120 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक, 6 से अगर कट करते हैं तो 6 दूना 12, 0 आ गया। 8 से कट करते 8 एकम 8 और 4 जाएगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सी एक दिन में 15 काम करता है, ए एक दिन में 24 काम करता है और बी एक दिन में 20 काम करता है। अब जितना जितना ये एक दिन में काम करते हैं ना, उसी के अनुपात में इनको पैसा दिया जाता है। तो करके टोटल तीनों को पैसा 2950 रुपए दिया गया है। अच्छा, बी का पैसा पूछा है तो बी का पैसा कितना मिलता है, 20 मिलता है। टोटल पैसे कितने साथियों मिल रहे हैं, 2950 मिल रहे हैं। और यहां पर नीचे तीनों का योगफल रख लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 और 5 9 आ जाएगा, और ये 2 2 4 5 यानी कि यहां पर साथियों 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अच्छा 59 की अगर 2995 से कट करें तो 59 पंजे कितने होते हैं, जरा देखिए, मुझे लग रहा है कि 295 होते हैं। तो 5 टीम आपका 45 हो गया, 5 पंजे 25 और 4 29, बिल्कुल साथ। 59 एकम 59 और 59 पंजे 295, 0 लग गया। 50 की 20 से करेंगे तो साथियों 1000 यहां पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुई होगी, 1000 हुई होगी। यह आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर और ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, और जिनका आंसर यहां पर बी था बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे के साथियों एक मिश्रण है। क्या यहां पर अगर बात करें, एक मिश्रण है यानी कि उस मिश्रण में एल्कोहल है और जल है। जल एल्कोहल अगर 3 है तो जल साथियों 4 होगा। इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। कह रहे मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है। तो मिश्रण की मूल मात्रा साथियों यहां पर आपसे पूछी जा रही, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब यहां पर अगर बात करते हैं एल्कोहल और जल, मान लीजिए साथियों 3x एल्कोहल हो गई और साथियों 4x क्या हो गई, 4x आपका जल हो गया। कह रहे कि इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर, क्या 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी वाला ये नीचे है वाला, ठीक है, ये जल है आपका। तो इसमें अगर 8 लीटर पानी मिलाया जाता है तो एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, ये 5:8 हो गया। तो मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान निकालो आप सबसे पहले। 8 की 3 से 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 24x बराबर 5 चौक 20 यानी कि 20x हो गया, प्लस 5 अट्ठे आपका 40 हो गया। 24x है बराबर है 20, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो साथियों 4x बचेगा बराबर 40 यहां पर आ गया। x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, ये 3x है, ये 4x है, तो टोटल 7x हो जाएगा। x बराबर 10 है तो 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा साथियों, 70 लीटर हो जाएगा। मैं कहूंगा 70 लीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4 संख्याएं 2:3:5:7 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्तक 6 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कभी भी अगर आपको सवाल में अनुपात दे रखा हो, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और आपको महत्तम समावर्तक यानी कि HCF दे रखा हो, तो HCF की गुणा पहली संख्या के अनुपात से कराएंगे तो पहली संख्या आपको मिल जाएगी। HCF की गुणा दूसरी संख्या के अनुपात से कराएंगे, दूसरी संख्या मिल जाएगी। आपको ऐसे करना है। तो कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, सबसे छोटी संख्या 2 है। तो HCF की गुणा 7 से कराएंगे, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42 यानी कि ये 42 हो गया सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 6 दूना 12, ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। कह रहे कि इन दोनों का वर्ग कर दो और इनका आपस में साथियों जोड़ दो, इनको योग कर दो, तो बताइए क्या आएगा। यानी कि 42 का स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो 42 गुणा 42 कितना हो जाएगा साथियों, आपका अगर बात करें तो इतना हो जाएगा, देख लीजिए 1764 हो गया, ठीक है। और 12 का स्क्वायर तो आपको पता है 144 होता है। दोनों को साथियों जोड़ दीजिए, 4 4 8 हो गया आपका, 4 6 10 हो गया, 0 आ गया 2 और ये आपका 9 हो गया 1, यानी कि 1908 साथियों आपका आंसर आ जाएगा। और 1908 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे एक फुटबॉल एक फुटकर विक्रेता को क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 16,500 रुपए है तो विक्रय मूल्य साथियों क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 16,500 रुपए है और यहां पर कहा गया है कि क्रय मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है। तो जब इस पर 12% की छूट दी जाती है यानी कि उस वस्तु को 88% में बेचा जाएगा। अरे भाई 100 - 12 88% होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब आपको 165 की गुणा 88 से करा देना है। 8 पंजे 40 आ गया, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, ठीक है ना, 48 और आपका ये 52 आ गया, 8 एकम 8 और यहां पर 13 आ गया। तो इसको भी साथ तो ये 1 3 2 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया,
ठीक, और ये 2 आ गया, ठीक, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, और ये आपका 5 आ गया, 4 आ गया। यानी कि कुल मिला के जब 16,500 क्रय मूल्य है और इस पर 12% की छूट दी जाती है तो ये वस्तु 14,520 रुपए की हो जाती। इतनी बात कही गई है, कहिए बिल्कुल कही गई है। ठीक है, जब 16,500 रुपए की कोई चीज है और 12% की छूट इस पर दी जाती है तो ये वस्तु 14,500 रुपए की हो जाती है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर छूट देने के बाद, यानी कि अब छूट देने के बाद 18% का लाभ होता है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका साथियों अगर बात करें ना हम, तो 14,500 का 118% निकाल लें, 118% इसका निकाल लीजिए। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, ठीक है, 2 छंग 12 आपका हो गया, ये हट गया। ठीक, अब क्या कर सकते हैं साथियों, अब एक काम कर लो आप, अब आपको गुणा जो कराना है वो 726 की गुणा 118 बटे साथियों यहाँ पर 5 आ गया। अब कुछ भी कैंसिल कर लो साथियों, 5 एकम 5 आ गया, 2 चला गया, 5 चौक 20 आ गया, 2 चला गया, ठीक है, 5 पंजे 25 आ गया, ठीक, 1 जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 5 दूना 10 आ गया। यानी कि 145 की गुणा 118 से आपको कराना है और 145 की गुणा साथियों 118 से कराने के बाद आपका आंसर यहां पर जो है ना वो साथियों आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें किधर गया, किसकी 100, देखिए 145.2 है तो 145 की गुणा 118 से कराते हैं तो कितना आता है, बस इतनी सी बात आपको देखना है। बस इसको थोड़ी सी हम लोग क्या चाहिए है, हमको साथियों जगह चाहिए, थोड़ी सी क्या चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए और बस आंसर आपका लगभग आ जाएगा। 145 की गुणा 118 से अगर करते हैं तो 8 पंजे 40 हो गया, 4 अट्ठे 32, 32 33 34 35 36 हो गया, 8 एकम 8 और आपका 11 हो गया, और ये आपका साथियों 5 4 1 और गुणा 5 4 1 ये आ गया, 0 आ गया, 11 आ गया और ये आपका साथियों 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 7 आ जाएगा और ये यानी कि 17,110 से ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा सा, क्योंकि 0.2 हमने यहाँ पर नहीं लिया है तो मैं कहूँगा 17,110 से ये तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा की बात करें तो ये वाला थोड़ा सबसे थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें साथियों, डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो वहां पर आपको साथियों एक एसएससी जीडी का लिंक मिलेगा, यानी कि एसएससी जीडी पीडीएफ का लिंक आपको साथियों मिलेगा वहां पर डिस्क्रिप्शन में। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा व्हाट्सएप आ जाएगा, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा और उस क्यूआर कोड पर आपको 45 रुपए का पेमेंट करना है। इस 45 रुपए को देकर आपको पता क्या मिलेगा, देखिए जो फरवरी 2024 की जो पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें साथियों जो लगभग अगर बात करें 20 से ज्यादा वैसे शिफ्ट थी, लेकिन आपका 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन साथियों तैयार हो चुका है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं मैथ के रीजनिंग के, तो पूरी मैथ रीजनिंग यहीं से आपको मिलेगी और बहुत अच्छे से साथियों सॉल्यूशन को तैयार किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही उसका सॉल्यूशन है, तो इस पीडीएफ को लीजिएगा। उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अब तक की करंट अफेयर भी आपको दी जा रही सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में, तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। इसमें से साथियों 65 से 70% तक आपका पेपर साथियों फंस सकता है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, देखिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।